इसके बाद कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्पेक्ट्रा की, उसको देख लेते हैं। आपके पास ये देखें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ है वेव नंबर नीचे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और ट्रांसमिटेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये हमारे पास सल्फ़र के इस मॉलिक्यूल के लिए, जब इसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो किस तरह की होंगी, वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगी, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो इस रीजन में हमारे पास आएंगी, इस रीजन में भी आ सकती हैं। और उसके अलावा ये जो है ना, इन्होंने एक एरो यहाँ पर ठीक नहीं दिया हुआ, एक एरो यहाँ पर होना चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला रीजन भी हमें बता सकता है जो है वो, मतलब जो SO2 का मॉलिक्यूल है वो इस रीजन में भी एयर को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस रीजन में भी कर सकता है। इस रीजन में करेगा तो इस तरह की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगी, इस रीजन में करेगा तो इस तरह की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगी, और इस रीजन में भी कर सकता है। जब इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगी तो इस रीजन की जो IR स्पेक्ट्रा की रेडिएशन है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास इस पैराग्राफ में यही बताता है कि जो आपके पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं। जाहिर सी बात है, जो आपका डबल बॉन्ड है ना, उसकी पोजीशन आपके ग्राफ में स्पेसिफाई होगी कि इतने पोजीशन पर आपका बैंड आएगा तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इतनी पोजीशन पे इस वाली पोजीशन पे आएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो सैम्पल है उसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम ग्राफ को जो है वो पूरी तरह से देखते हैं और उसके मदद से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके पास मतलब सैम्पल का पूरी करेक्टराइजेशन हम ग्राफ को देखते हुए, यानी कि स्पेक्ट्रम को देखते हुए करते हैं। तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, और मदद किसकी लेती है, फ्रीक्वेंसीज़ की, वाइब्रेशंस जो उसमें चेंज आता है उसकी मदद से हम जो है मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। होता क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका सेंट्रल एटम है, और ये जो बाकी के एटम्स हैं ये कभी आगे की तरफ जा रहे हैं, कभी पीछे की तरफ जा रहे हैं, कभी आगे की तरफ जा रहे हैं, कभी पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपनी ही मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा है, तो इसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। तो वाइब्रेशंस को ही देखते हुए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्टडी करते हैं। अब वो कहता है कि आपके पास अगर हम बात करें ना जो मॉलिक्यूल्स IR एक्टिव होते हैं उनकी, तो IR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट रखते हैं मॉलिक्यूल्स वो IR एक्टिव होते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, पोलैरिटी के बारे में बताता है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जिन भी मॉलिक्यूल्स में होंगे वो मॉलिक्यूल्स IR एक्टिव होंगे। अगर पोलैरिटी नहीं है या पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो हमें IR एक्टिव मतलब हमारा जो सैम्पल है वो IR एक्टिव नहीं होगा। अगर तो सैम्पल में पोलैरिटी है, उसका डाइपोल मोमेंट चेंज होता है तो IR एक्टिव है, अदरवाइज़ वो नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जाहिर सी बात है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें ना तो उसके मॉलिक्यूल में एक पार्ट ऐसा होता है जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है। अब वो जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट होता है ना वो पोलर कोवलेंट नेचर रखता है। जैसे कि आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, C+O, इधर R की चेंज लगी हुई है, इधर देखिए H लगा हुआ है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट है ये पोलर नेचर रखता है। इसका मतलब है कि ये पोर्शन IR एक्टिव होगा और हम इसको जो है वो ग्राफ में हमें ये नज़र आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक और यहाँ पर बात जो देखने वाली है कि आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में ना दो डिफरेंट तरह के जो है वो आपके पास आ जाते हैं स्पेक्ट्रा, मतलब कि दो डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। जैसे कि आपका ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है CO2R, ये CO2R क्या है, ईस्टर में क्या होता है, आपके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो ये दो आपके पास स्पेक्ट्रा आते हैं यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ। एक आता है डबल बॉन्ड की वजह से और दूसरा आता है सिंगल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो इससे हम पता चल जाता है इजीली कि ये ज़रूर जो है वो स्पेक्ट्रा किसका है, ये आपके पास जो ईस्टर है उसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि दो स्पेक्ट्रा हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वो हम जाहिर सी बात है लाइब्रेरी से चेक करते हैं और फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं ईजीली। यहाँ पर ये जो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ आपके पास ब्यूटानल का है, ठीक है। ब्यूटानल का जो ग्राफ आता है वो हमें इस तरह का मिलता है। देखिए हमारे ग्राफ में ना दो तरह के रीजन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन और दूसरे को हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप रीजन ऐसा रीजन होता है जो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और फिंगरप्रिंट रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें कि हमें पता चलता है कि आपके पास कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। ये जो आपके पास इतना पोर्शन है ना इस ग्राफ का, ये ग्राफ देखिए लाइंस कैसे की लाइंस आएंगे, बहुत पास लाइंस हैं, उनके दरमियान डिफरेंस बहुत ही कम है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप वाली लाइंस हैं ये थोड़ी दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और जो
फिंगरप्रिंट रीजन है ये इसमें जो लाइंस होती हैं वो थोड़ी नैरो होती हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होती हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन बहुत ज़्यादा यूनिक रीजन होता है। बेसिकली ये हमें बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है या हमारा सैंपल है वो किस चीज़ का है। जैसे हमारी हाथों की उंगलियां जो हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं, उनके प्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते, इसी तरह हमारे जो इन मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा आता है ना, उस स्पेक्ट्रा में जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं मिलता। इसकी वजह से हमारे लिए जो है वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि हमारा गिवन सैंपल अगर तो मिलता होता, जाहिर सी बात है, फिर तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं ना कर सकते थे। अगर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के फिंगरप्रिंट रीजन आपस में मिल जाते तो हम कैसे बता सकते थे कि कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास जो हमें दिया गया है एज ए सैंपल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि हर मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा आता है उसमें जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो एक यूनिक होता है। हर मॉलिक्यूल का वो डिफरेंट ही होना है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो भी सकते हैं, तो ये पीक जो है कई जगह पर कई मॉलिक्यूल्स में आ सकती है। तो लेकिन ये वाली जो जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एल्डिहाइड में भी हो सकता है, वो कीटोन में भी हो सकता है। लेकिन आपके पास जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला पैराग्राफ इसने दिया है, इस पैराग्राफ में उसने टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिंगरप्रिंट रीजन और आपके पास जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनके रेंजेस बताई हैं। और उसके अलावा ये जो टेबल दिया है, इस टेबल में उसने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जो वेव नंबर है जिसको वो एब्जॉर्ब करते हैं या जिस वेव नंबर पर वो जो वाइब्रेशंस में चेंज है उसको शो करवाते हैं, वो उन्होंने इस ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने आज के लेक्चर में हमने बात की कि IR स्पेक्ट्रा जो है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देता है, फिर हमने स्पेक्ट्रा को देखा और फिर हमने बात की फंक्शनल ग्रुप एंड फिंगरप्रिंट रीजन की, ठीक है। थैंक यू।